ससुराल में ननद, मायके में भाभी। अरे क्या हुआ? ये सामान क्यों पैक कर रही हो, वो भी सुबह सुबह? वो मुझे ना मायके जाना है। क्या मायके, वो भी अचानक? अरे क्या हुआ? सासू माँ तो। खबरदार, मेरी माँ के लिए ऐसा सोचना भी मत। और मायके जाने के लिए किसी का बीमार होना जरूरी है क्या? तुम्हारी बहन तो आए दिन अपने मायके में ही रहती है, तो क्या माँ जी बीमार रहे उसके लिए? अरे नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही। अच्छा चलो मैं छोड़ आता हूँ तुमको। ये जाएंगे तो टाइम लगेगा, नाश्ता करेंगे, माँ जी को बताएंगे, इतने में तो हो गया काम। नहीं, मुझे खुद जाना पड़ेगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। रीमा अपना सामान बांधती है और जल्दी से नीचे जाती है, जहाँ उसकी सास सुमन बैठी होती है। अरे बहू, ये बैग लेकर कहाँ चली? कहीं मेरे गहने बेचने तो ना निकली? हाँ माँ जी, आपने शादी के बाद जो मुझे 15-20 तोले के गहने बनवा कर दिए हैं ना, उनको बेचने जाने के लिए इतना बड़ा बैग तो लगेगा ही ना। हाँ, मार ले ताना, कोई मौका मत छोड़। शुरुआत आपने की है। 2 तोले सोने की चेन शादी में देने के बाद गहने बेचने का ताना मारोगी तो यही सुनने को मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। भला क्यों? अरे अभी परसों ही तो तू अपने मायके से आई है, आज फिर जा रही है? आपकी बेटी भी तो परसों ही गई थी और वो आज फिर आ रही है। ये नहीं दिखेगा इनको। माँ जी, वो मेरी मौसी की पड़ोसन की बेटी के बच्चा हुआ है, तो फंक्शन है इसीलिए जा रही हूँ। कुछ दिनों में आ जाऊंगी। अच्छा अब चलती हूँ, बाय बाय। रीमा इतना कहकर जल्दी से बैग उठाती है और घर से निकल जाती है, तो सुमन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। सुनती भी नहीं है। मैं कहने वाली थी कि कोमल आ रही है, अभी थोड़ी देर रुक जाती तो उससे मिलकर जाती। खैर, सुमन की बात गेट के बाहर छुपकर रीमा सुन रही होती है। इसीलिए तो सुबह सुबह जा रही हूँ माँ जी। आपकी बेटी के आने के बाद तो मैं जा ही नहीं सकती, और वो महारानी जब तक यहाँ रहती मुझसे अपनी सेवा करवाती। मैं ना आऊंगी। अब जब तक मेरे ससुराल में मेरी ननद रहेगी, उसकी ये भाभी अपने मायके में ही रहेगी। रीमा तो अपने मायके निकल लेती है, तो उसके जाते ही कोमल घर आती है, और जब उसको पता चलता है कि रीमा अपने मायके गई है, तो ये सुनकर वो चिढ़ते हुए बोलती है, माँ ये भाभी कभी ससुराल में रहती भी है? जब मैं आती हूँ वो मायके होती है। बताओ, ननद ससुराल आई है और उनको मायके जाकर बैठना है, ये क्या बात हुई? तू भी तो हर दूसरे दिन ही आ जाती है। कुछ कहा क्या माँ आपने? अरे मैंने कहा कुछ खाएगी? हाँ माँ, खाना तो है, बहुत भूख लगी है, कुछ गर्मा गर्म खिला दो। तो एक काम कर, जाकर रसोई में कुछ बना ले, मुझे भी दे दियो। तेरा भाई भी आएगा नाश्ते के लिए, उसके लिए भी कुछ बना दियो। अब मुझ बूढ़ी से इतना काम तो नहीं होता। यहाँ आकर भी मुझे ही बनाना है तो क्या फायदा आने का, मैं ऑनलाइन मंगवा लूंगी। कोमल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि जब भी वो मायके आती, उसकी भाभी वहां नहीं होती थी। इस बार भी कोमल 10 दिन रहकर जाती है, तब रीमा ससुराल नहीं आती। कोमल के जाने के कुछ ही घंटों बाद रीमा ससुराल आ जाती है। ये देखकर सुमन बोलती है, बहू तू कुछ घंटों पहले आ जाती ना, बेचारी कोमल भाभी भाभी करती रहती है, मिल लेती उससे। माँ जी, वो माँ तो जाने नहीं दे रही थी, अब भी बड़ी मुश्किल से बोलकर आई हूँ कि जल्दी आऊंगी। कुछ दिन यूं ही शांति से गुजरते हैं। एक शाम सुमन कोमल से फोन पर बात कर रही थी। कोमल कॉल पर रीमा की आवाज सुनकर अपनी माँ से भाभी से बात करवाने को बोलती है। रीमा सुमन से फोन लेकर कोमल से बात करती है। हेलो ननद जी, कैसी हो? सब खैरियत? हाँ भाभी, सब ठीक है। आप तो ईद का चांद हो गई हो, जब भी आती हूँ दिखती ही नहीं हो ससुराल में। इतना मायका जाना भी ठीक नहीं है भाभी। अच्छा, वैसे बात तो सही है, इतना मायके आना भी ठीक नहीं होता ननद जी। खैर, अब तो आप नहीं आ रही, वो क्या है ना, 1 हफ्ता निकल गया। इतना लंबा टाइम आप अपने ससुराल में रुकती नहीं है। अगर मैंने इनको बताया कि मैं कल आ रही हूँ, तो फिर ये अपने मायके भाग जाएंगी किसी बहाने से। नहीं, अब की बार तो भाभी से सेवा करवा कर ही रहूंगी। भाभी मैं नहीं आने वाली अभी 1-2 महीने। अच्छा मैं रखती हूँ। कोमल कॉल रख देती है और उसकी बातें सुनकर रीमा को भी सुकून होता है कि वो अपने ससुराल में चैन से रह पाएगी। अगली सुबह रीमा जल्दी उठकर घर के काम निपटाकर नाश्ता बना लेती है। यार रीमा, तुम मायके मत जाया करो इतना, पता है तुम इस घर की रौनक हो। तुम्हारे न होने से मैं तुम्हें और तुम्हारे स्वादिष्ट खाने को बहुत याद करता हूँ। हाँ बहू, बात तो सही कह रहा है ये। मेरा भी तेरे बिना मन नहीं लगता, और कोमल तो आकर मुझसे ही काम करने को कहती है। तेरे होते तो मुझे एक दिन का भी इधर से उधर नहीं करना पड़ता, तू करने ही नहीं देती। माँ जी, माना हम दोनों की नोकझोंक बहुत होती है, लेकिन आप मेरी माँ हो। जब मैंने आज तक अपनी माँ को काम नहीं करने दिया होश संभालने के बाद, तो आपको कैसे करने दूंगी? अब आप दोनों खाना खाओ। रीमा की ये बात सुमन और समीर का दिल छू लेती है, लेकिन उसकी इस बात को कोई और भी सुन रहा था, और वो थी उसकी प्यारी दुलारी ननद कोमल, जो आज सुबह सुबह बिना बताए अपने मायके धमक पड़ी। सच में भाभी, आपके हाथ के खाने के लिए मैं अपने ससुराल से दौड़ी आई। कोमल की आवाज सुनकर सभी उसकी ओर देखते हैं। रीमा के तो होश उड़ जाते हैं कि इस बार वो बिना बताए आने के कारण वो अपनी ननद के आने से पहले अपने मायके नहीं जा सकी।
कोमल जल्दी से नाश्ते के लिए टेबल पर बैठ जाती है। सही है भाभी, आप तो मायके नहीं जाओगी, अभी आपने कह दिया, तो इस बार हम दोनों खूब मजे करेंगे। मजे? हाँ, देखते हैं किसके मजे होते हैं। कोमल आकर रीमा का जीना हराम कर देती है, कभी किसी चीज की डिमांड तो कभी किसी चीज की। बेचारी रीमा को पूरा पूरा दिन काम पर लगा कर रखती है। ये देखकर सुमन कोमल से कहती है, कोमल तू अपने मायके आई है तो कोई महारानी नहीं बन गई, कुछ काम तू खुद कर लिया कर और साथ में बहू की मदद भी किया कर कामों में। आकर उस बेचारी पर हुक्म चलाती है। वाह माँ वाह, अरे वैसे तो भाभी मिलती ही नहीं है ससुराल में, उनकी ननद यहाँ होती है तो वो भी अपने मायके होती हैं, अपने मायके में भी वो मौज ही करती होंगी, तो मैं यहाँ क्यों नहीं। कोमल तू भी तो किसी की भाभी है, तेरी ननद तेरे साथ ऐसा करे तो अच्छा लगेगा क्या? उसी चुड़ैल से बचने के लिए तो मैं अपने मायके आती हूँ। माँ बस करो, तुम अपनी बहू की तरफदारी ना करो। रात को थकी हारी रीमा कमरे में आती है। मुझे बताया तुमने पूरा दिन बहुत काम किया, थक गई होगी बहुत, और सच कहूं तो जानता हूं कि कोमल तुम्हें जानकर परेशान करती है, लेकिन उसको कुछ कह दिया तो रोना धोना शुरू कर देगी। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मैं काम करने से मना करूंगी तो कहीं माँ जी से ना करवाने लगे, इसलिए मैं चुपचाप कर रही हूँ। पता है, इसीलिए मैं तुम्हें मायके जाने से नहीं रोकता, क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ कितना काम करती हो। सोचता हूँ तुम्हें वहाँ आराम तो मिलेगा, इसीलिए जाने देता हूँ। तभी रीमा का फोन बजता है। वो फोन उसके मायके से था, जहाँ उसकी भाभी बताती है कि रीमा की माँ के गिरने की वजह से कमर में चोट लग गई है। ये सुनकर रीमा जल्दी से अपने मायके जाने के लिए भागती है तो नीचे कोमल उसको रोकते हुए बोलती है, भाभी कहाँ जा रही हो? दीदी वो मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरी माँ को चोट लग गई है। माँ जी मैं जा रही हूँ। हाँ बहू जा। क्या जा बहू? माँ भाभी झूठ बोल रही है। अरे इनकी ननद के ससुराल आते हैं, इनको मायके जाने के बहाने बनाने अच्छे से आते हैं। भाभी आप झूठ बोल रही हो, नहीं जाओगी आप मायके। मैं झूठ क्यों बोलूंगी दीदी, क्योंकि मैं भी यही बोलकर मायके आई हूँ, तो आप क्यों नहीं ये बोलकर अपने मायके जा सकती? कोमल की बात सुनकर सुमन और समीर को गुस्सा आता है और रीमा को सही साबित करने के लिए पूरा परिवार रीमा के मायके जाता है, जहाँ रीमा की माँ लता के गिरने की वजह से कमर पर बहुत सूजन आ जाती है और डॉक्टर उन्हें 1 महीने का बेड रेस्ट बोलते हैं। ये देखकर कोमल को बुरा लगता है, लेकिन तभी रीमा की भाभी कोयल रीमा को बोलती है, दीदी माफ करना, आपको परेशान किया। आप जब जब मायके आती हैं चैन से नहीं बैठती, घर के सारे कामों में मेरी हेल्प करती हैं। ऐसी ननद मैंने सच में नहीं देखी जो मायके आकर भी आराम न करे। अभी कुछ ही दिन हुए थे आपको ससुराल गए, देखो दोबारा आना पड़ा। भाभी ये घर सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है, तो काम भी हम दोनों करेंगे ना। और आप चिंता मत करो, माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैं अपने ससुराल से डेली आ जाया करूंगी। सुबह वहां के सारे काम खत्म करके यहाँ माँ की देखभाल और आपकी मदद के लिए। नहीं भाभी आप यहीं रहो और मुझे माफ कर दो। आपने तो अपने ससुराल और मायके को अपना घर समझ लिया था, लेकिन मैंने ही आपको गलत समझा। मुझे माफ कर देना, मुझे अपनी गलती अच्छे से समझ आ गई है। आप अपनी माँ की देखभाल करो, तब तक मैं अपने घर यानी आपके घर को संभालूंगी। कोमल को अपनी गलती का पछतावा भी होता है और वो माफी मांगकर उसको ठीक करने का फैसला भी लेती है। उस दिन उसको समझ आता है कि अगर वो अपने मायके को अपना घर समझ कर आती तो उसकी भाभी को अपने ससुराल को छोड़कर मायके में बार बार नहीं जाना पड़ता। सर्दियों की हल्की धूप आंगन में बिखरी थी। रसोई से ताजे गुड़ और घी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। आज भाई दूज का दिन था, पर इस खुशियों भरे घर में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। भाभी रमा अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी, वहीं ननद नीला के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी। नीला देखो ना कैसी लग रही हो, सोच रही हूँ आज माँ के घर जाकर तिलक करवाऊं और भाइयों को मिठाई भी दे आऊं। नीला ने भौहें सिकोड़ ली। भाभी आप मायके जा रही हैं आज? हाँ क्यों, भाई दूज है ना आज, तो माँ पापा भी बुला रहे हैं, साल में बस 2-3 बार ही तो जा पाती हूँ। नीला ने झट से कहा, नहीं भाभी आज आप मायके नहीं जाएंगी। क्यों नीला, ऐसा क्यों कह रही हो? नीला ने तुनक कर जवाब दिया, क्योंकि ये घर है आपका। अब भाई दूज पर मायके जाने का क्या मतलब? क्या यहाँ कोई अपना नहीं आपका? और मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं कुछ ही महीने की मेहमान हूँ यहाँ पर, फिर मेरी शादी हो जाएगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी न किसी बहाने मायके भागते रहो और मैं यहाँ रहकर घर के काम काज करूँ। आप मायके जाती हो तो सारा बोझ मेरे सिर पर आ जाता है। अरे पगली, एक दिन की तो बात है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। नहीं भाभी, आप हर बार यही कहती हो कि जल्दी लौट आऊंगी, फिर 2-3 दिन रुक जाती हो और सब काम माँ मुझसे ही लेती है। रमा समझ गई कि ये बात सिर्फ त्योहार की नहीं थी, बल्कि नीला के दिल में कोई पुराना गुस्सा था जो पनप रहा था। देखो नीला, मैं मायके जाऊंगी मतलब जाऊंगी, आखिर मेरा भी तो जाने का हक है। और अगर 1-2 दिन तुम्हें घर के काम देखने भी पड़े तो क्या हो गया, मुझसे पहले ये घर तो तुम्हारा है ना। उनकी आवाज सुनकर सरोज भी आ गई। क्या हो रहा है यहाँ?
सुबह सुबह बहस क्यों हो रही है? माँ भाभी मायके जाना चाहती है पर मैं नहीं चाहती कि वो जाएं। त्योहार घर में है, घर की पूजा कौन करेगा? उन्हें तो बस मौका चाहिए जाने का। माँ जी मेरे अपने ही मायके जाने में क्या बुराई है? बहू वो जाने में कोई बुराई नहीं है, पर आज घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, खाना बनाना है, मिठाई बांटनी है। तेरे पति की चचेरी बहनें उसे तिलक करने आएंगी, फिर उनकी मेहमान नवाजी कौन करेगा? और क्या अच्छा लगेगा अगर घर में भाभी नहीं होगी तो? अपनी सास की बात सुनकर रमा का चेहरा थोड़ा उतर गया। माँ जी बस कुछ घंटे, भाई की कसम मैं शाम तक लौट आऊंगी। भाई की कसम तो आप पिछले साल भी खा चुकी थी भाभी, और याद है ना 3 दिन तक मायके में ही रही थी फिर। अब रमा चुप हो गई। देखो बहू मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, पर अगर घर की जरूरत ज्यादा है तो पहले घर, मायके बाद में भी जा सकती हो। रमा की आंखें नम हो गईं। वो सुबह से तैयार बैठी थी। माँ एक बेटी के लिए मायका कोई जगह नहीं, एहसास होता है। माँ के हाथ से तिलक और भाई का आशीर्वाद साल में एक बार मिलता है, क्या मैं ये भी नहीं कर सकती? सरोज ने कोई जवाब नहीं दिया, चली गई। अब कमरे में सिर्फ रमा और नीला रह गई। नीला तू चाहती है कि मैं ना जाऊँ, ठीक है, पर बता क्या तू सच में इसलिए रोक रही है कि मैं काम छोड़कर जाऊंगी या फिर कोई और बात है? नीला ने गुस्से में कहा। हाँ है, जब जब आप मायके जाती हैं भाई आपको खुद लेने जाते हैं। मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन आप बीच में आ जाती हैं। मुझे लगता है भाई अब सिर्फ आपकी सुनते हैं। नीला अगर तेरे भाई मेरी बात मानते हैं तो इसलिए नहीं कि मैं कुछ थोपती हूँ, बल्कि इसलिए कि हम एक दूसरे की बातें समझते हैं। बस वही बात, भाई भाभी की समझदारी और बाकी सब पीछे। देख नीला तू मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं तुझे चोट नहीं देना चाहती, लेकिन अगर मैं मायके नहीं गई तो मेरी माँ को बहुत दुख होगा। मुझे कुछ नहीं पता भाभी, आप नहीं जाएंगी बस। रमा ने गहरी सांस ली। ठीक है नहीं जाऊंगी, पर एक शर्त पर। क्या? तू मेरे साथ बैठकर माँ से वीडियो कॉल पर बात करेगी। मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन माँ से तू मिलेगी, देखेगी वो कितनी खुश होती। नीला कुछ पल चुप रही, फिर बोली ठीक है, पर मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तुम मन न उदास करो। रमा ने फोन मिलाया। माँ की तस्वीर स्क्रीन पर उभर आई। उनके चेहरे पर वही प्यार, वही अपनापन था। अरे रमा बेटी कब आ रही है तू? रमा की आंखें भर आई। माँ मैं आज नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो घर में बहुत काम है माँ, कुछ मेहमान भी आ रहे हैं। नीला कह रही थी कि पूजा भी करनी है। बेटी काम तो रोज होते हैं, त्योहार तो रिश्तों के लिए होते हैं। तेरा भाई भी कब से तेरा इंतजार कर रहा है, बेचारे ने सुबह कुछ खाया नहीं, कहता है कि दीदी आएंगी तभी मैं उनके हाथों से तिलक लगाकर खाना खाऊंगा। नीला ये सुनकर खामोश हो गई। अरे नीला बेटी समझाना अपनी भाभी को। आंटी जी वो दरअसल घर में बहुत मेहमान है, इसीलिए भाभी नहीं आ सकती। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। रमा ने जल्दी से बात खत्म कर दी। कॉल कटते ही नीला ने कहा, भाभी माँ बहुत उदास लग रही थी। हाँ नीला, क्योंकि वो जानती हैं कि बेटियां कितनी मुश्किल से त्योहारों पर मायके पहुँच पाती हैं। लेकिन नीला ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे से निकल गई और रमा भी अपनी नई साड़ी चेंज करके घर के कामकाज में लग गई। सुबह से दोपहर उसे घर के काम में ही हो गई, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। दोपहर तक रमा ने सारे काम कर लिए। नीला ये सब देखकर भी इग्नोर करके वो कमरे में जाकर आराम से बिस्तर पर पड़ी हुई रील्स देख रही थी। रमा बिना रुके घर के कामकाज कर रही थी, साथ ही उसे रह रहकर अपने मायके की याद भी सता रही थी। वो इन्हीं सब ख्यालों में थी कि तभी अचानक गली से हॉर्न की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो रमा का भाई राजेश स्कूटी लेकर खड़ा था। राजेश तू यहाँ? दीदी चलो ना, माँ बहुत इंतजार कर रही है। तभी नीला भी झट से बाहर आ गई। यार बड़ा ही बेशर्म है ये, भाभी को मायके नहीं भेजा तो उन्हें लेने यहाँ आ गया। भैया भाभी आज नहीं जा सकती, माँ ने कहा है कि घर के काम है और मेहमान भी आने वाले हैं। नीला मैं बस 2 घंटे में छोड़ दूंगा और शाम तक वापस ले आऊंगा। माँ की आंखों में आस है, बेटी का तिलक किए बिना वो नहीं मानेंगी। नीला हड़बड़ा गई। उसे लगा जैसे सब उसे ही गलत समझ रहे हो। कहा ना नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती। राजेश मैं नहीं आ सकती, नीला को अकेला नहीं छोड़ सकती। और रही तिलक की बात तो अंदर आओ, मैं तुम्हें यहीं लगा देती हूँ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें तिलक करना है तो घर आकर करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रमा का मायका ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ गई कि ज्यादा अपने मायके जा ही नहीं पाती थी। बस कभी कभार त्योहार पर ही जाना होता था, लेकिन इस बार तो वो भी मना कर दिया गया था। चलो ना दीदी, माँ सुबह से रो रही है। और नीला दीदी कल को आपकी शादी भी होने वाली है, उन्होंने भी आपके साथ यही सब किया तो आपको कैसा लगेगा? नीला अब खुद को रोक न पाई, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। भाभी अब जाओ, मैंने गलती की, मैं सब संभाल लूंगी। रमा ने उसे गले से लगा लिया। अरे नीला पगली, ऐसा कभी नहीं होगा, तू मेरी बहन जैसी है। मैं लौटते ही तेरे लिए वही गुलाब जामुन लाऊंगी जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर नीला हंस पड़ी। रमा ने सास से अनुमति ली। सरोज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटी, रिश्तों में दूरी मत आने देना, त्योहार इसीलिए होते हैं। रमा अपने घर गई, जहाँ उसने खुशी खुशी अपने हाथ से अपने भाई को तिलक लगाया, जिसके बाद दोनों भाई